नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान के मूल ढांचे के बारे में अध्ययन करते हैं और भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा क्या है इस पर काफ़ी विवाद होता रहा है। और इसका जैसे कि मूल जो संविधान था उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन समय पर जब जब संशोधन की जो शक्ति है संसद की, उस पर जब क्वेश्चन उठे और उन्होंने मनमाने तरीके से जब संविधान संशोधन करना शुरू कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया और ये निर्णय दिया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये है कि जो संसद की जो शक्ति है, संशोधन करने की जो शक्ति है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है, उस शक्ति का उपयोग या प्रयोग संसद किस सीमा तक कर सकती है, इस के बारे में आज ये हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और इस पर बात करते हैं कि कितनी शक्ति संसद के पास में संशोधन करने की है। तो शुरू में जब संविधान में संशोधन करने से संबंधित जो शक्तियों का प्रयोग किया गया तो संसद के द्वारा, तो शंकरी प्रसाद का जो विवाद सबसे पहले आया था 1951 के अंतर्गत, उसमें जो मूल ढांचा है या मूल अधिकार हैं, बेसिकली मूल अधिकारों से ये शुरू होता है और इस पर ही क्वेश्चन और विवाद उठते रहे हैं। तो इस प्रथम संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का मूल अधिकार था भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए, उस पर प्रश्न उठा और उन्होंने 1951 के शंकरी प्रसाद जो विवाद हुआ था उसके अंतर्गत उसमें संशोधन कर दिया गया था। और इसके बाद में जो शंकरी प्रसाद वाला मैटर आया था और भी कई विवाद आए थे, उसके अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास में आ गई थी। और ये कहा गया कि संसद के पास में किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित करने की शक्ति है, किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित भी कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है। इस तरीके की निर्णय संशोधन किया गया था। तो बेसिकली ये कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि का जिक्र किया गया, विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके अंतर्गत सामान्य अन्य जो विधियां होती हैं वो सब आती हैं, ऐसा इसके अंतर्गत दर्शाया गया था और संवैधानिक संशोधन को इससे बाहर रखा गया था। किंतु जब 1967 के अंतर्गत गोलकनाथ बाद आया था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और मौलिक अधिकारों से संबंधित चुनौती दी गई थी कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संशोधन नहीं कर सकती, इसको चुनौती दी गई थी। तो जो 17वां संशोधन किया गया था उसको चुनौती इसके अंतर्गत दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि संसद किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार को कटौती कर सकती है, संशोधन कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। तो उसको इसमें चुनौती दी गई थी। तो इसके बाद में जो गोलकनाथ बाद आया था उसमें निर्णय दिया गया था कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संशोधन कर सके या उनको समाप्त कर सके। और इसके अतिरिक्त ये भी इसके अंतर्गत ये दिखाया गया था निर्णय के अंतर्गत कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है उस विधि शब्द के अंतर्गत संशोधन वाला जो विधि बनेगा वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ऐसा निर्णय गोलकनाथ बाद के अंतर्गत आया था और इससे लेकर के अब संसद के पास में जो शक्ति थी संशोधन करने की, जो असीमित शक्ति थी, उस असीमित शक्ति को सीमित कर दिया गया था। तो फिर इसके बाद में 1971 में संसद के द्वारा 24वां संशोधन किया गया था और गोलकनाथ निर्णय को सीमित करने के लिए इसमें मूल उद्देश्य रखा गया था और इसमें ये निर्णय किया गया था कि अनुच्छेद 368 और एवं 13 के अंतर्गत संसद को पुनः शक्ति देने की बात की गई थी कि ये संसद किसी भी प्रकार का संशोधन
कर सकती है संविधान के अंतर्गत, जिसमें कि मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन या सीमित उनको कर सकती है। इस तरीके का निर्णय जो 24वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत किया गया था। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में का एक शक्तियों के बारे में ये विवाद चलता रहा था और ये कौन सुप्रीम है और कौन नहीं है, इस तरीके के मैटर इसमें उठे थे। तो इसके बाद में केशवानंद भारतीय 1973 के अंतर्गत आया था और उसमें संसद के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ये निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित तो कर सकती है और उसकी जो शक्ति है संशोधन करने की उसको बहाल कर दिया गया था इसके अंतर्गत, इस केशवानंद भारती विवाद के निर्णय के अंतर्गत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्णय दिया था कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। तो एक तरीके से एक बैलेंस निर्णय यहाँ पर आता है और इसमें यह कहा गया कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो शक्ति उसके पास में रहेगी, किंतु वो असीमित नहीं होगी। यानी कि जो संविधान का मूल ढांचा है उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब मूल ढांचे की जब बात आती है कि मूल ढांचे में क्या आता है, तो इसके बारे में इस निर्णय के अंतर्गत कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे उनके अंतर्गत मूल ढांचे के बारे में जिक्र किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत संकेत दिए गए थे। तो इसके बाद में जो 1975 के अंतर्गत इंदिरा गांधी का जो वाद है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाता है और इसमें जैसे इससे पहले जो है 39वां संशोधन किया गया था और उस 39 में जो संशोधन था उसमें ये कहा गया था कि संसद जो है वो किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है और इसमें ये भी कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य जो अध्यक्ष होते हैं बड़े बड़े पदों पर, उनके चुनाव को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है। तो इस चीज़ को चुनौती दी गई थी इंदिरा गांधी वाद के अंतर्गत 1975 में और इसमें क्योंकि ये मूल ढांचे में परिवर्तन से संबंधित था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जैसे पीएम की इलेक्शन को चुनौती ना देना या लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती ना दे पाना, ये सब चीज़ें जो है मूल ढांचे के विपरीत थी, संसदीय प्रणाली के विपरीत थी। इस कारण से इसको चुनौती दी गई थी और ये निर्णय दिया गया था कि जो न्यायालय है उसके पास में रिव्यू करने की शक्ति है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। और इसको फिर रोकने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था और इसमें यह निर्णय दिया गया था कि जो संसद की जो शक्ति है वो असीमित है और संशोधन जो किया जाता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया था। किंतु जब मिनर्वा मिल्स का जो मैटर आया था 1980 के अंतर्गत, उसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है और संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है। और ये भी कहा गया था क्योंकि न्यायिक जो समीक्षा है, रिव्यू करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास में, वो भी मूल ढांचे का अंग है, संविधान के मूल ढांचे का अंग है, इसलिए रिव्यू करने की जो शक्ति है उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो सीमाएं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई थी, उन सीमाओं को भी इसके अंतर्गत खारिज कर दिया गया था और मिनर्वा मिल्स जो है उसके बाद में उसके विवाद के अंतर्गत जो निर्णय दिया था उसमें
रिव्यू की जो शक्ति है उसको बहाल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की। तो एक तरीके से ये कहा गया कि जो संसद है वो निरंकुश नहीं है, उसके जो शक्ति है वो चरम नहीं है, संविधान के जो मूल विशेषताएं उनको वो समाप्त नहीं कर सकती है। और इसके बाद में 1981 के अंतर्गत जो बामन राव मामला आया था, उसके अंतर्गत मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः मान्यता दे दी गई थी, मान्य रखा गया था। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी संसद और सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के संदर्भ में या संशोधन की शक्ति के संदर्भ में चलता रहा है। और अंततः जो निष्कर्ष आता है वो ये कि जो संविधान है उसके मूल ढांचे के अंतर्गत संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो अब ये बात उठती है कि जो मूल ढांचा है वो क्या है। तो अब तक के जो विभिन्न विवाद होते रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें लिया जा सकता है। विभिन्न जो निर्णय किए गए हैं उनमें ये चीज़ें उभर करके आई हैं कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या आता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति है, शक्ति पृथक्करण है, शक्ति विभाजन है, संविधान का संघीय स्वरूप है, और राष्ट्र की एकता अखंडता का मामला है, कल्याणकारी राज्य की धारणा है, न्यायिक समीक्षा से संबंधित शक्ति सुप्रीम कोर्ट की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का मामला है, संसदीय प्रणाली का मैटर है, कानून का शासन है, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन बनाना है, समत्व का सिद्धांत है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति है, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच होना हर व्यक्ति की वो है, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 द्वारा जो न्यायिक शक्ति दी गई है उसको वह हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट हैं उनकी जो अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं, ये सब जो चीज़ हैं मूल रूप से मोटे मोटे तौर पर ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं और इनको सीमित संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का मूल ढांचे का एक रूपरेखा निकल करके आती है भारतीय संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो अब ये है कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है और किसी भी प्रकार का संशोधन वो कर सकती है। तो ये व्यवस्था है भारतीय संविधान के अंतर्गत। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।